अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था लोगरिथम। चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में हमने साइंटिफिक नोटेशन को देखा कि कैसे किसी भी बहुत बड़े या छोटे नंबर को आप 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनती है कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट जरूर होना चाहिए। हमारा सेकंड एसएलओ था लोगरिथम ऑफ अ नंबर। इन दोनों कंसेप्ट से ही आज हमारा तीसरा एसएलओ जुड़ा है और ये तीसरा एसएलओ है लोगरिथम और उसकी टाइप और उसमें फर्क करना आपने सीखना। ठीक है जी, तो तीसरे एसएलओ की तरफ चलते हैं। तीसरा एसएलओ क्या है आपकी स्क्रीन पे। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लोगरिथम ऑफ अ नंबर। लॉग की दो टाइप्स हैं, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। आप इसमें फर्क कर सकें, ये आपका एसएलओ है। कॉमन लॉग क्या है स्टूडेंट्स? अभी तक जो लॉग हमने डिस्कस किया था वो कॉमन लॉग है, जिसे हम LOG लॉग लिखते हैं। आज हम जो लॉग डिस्कस करने जा रहे हैं उसे हम नेचुरल लोगरिथम कहते हैं। ये हमारी किताब का नॉलेज 2.3 है और ये उस एक्सरसाइज का स्किल सेट है जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। नेचुरल लॉग की तरफ चलते हैं। नेचुरल लॉग को नेचुरल का लफ्ज किसी वजह से दिया गया। आप सब स्टूडेंट्स की याददाश्त में ये दो नंबर्स आ रहे हैं। याद करें, जब चैप्टर नंबर 1 में हमने इररेशनल नंबर्स का कंसेप्ट डिस्कस किया तो इररेशनल नंबर्स में मैंने ई लिखा था, जिसको हम आइलर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ये नीचे उसकी वैल्यू है। आप सबको अगर याद हो, मैंने उस वक्त कहा था कि कुछ कांस्टेंट्स नेचुरली अकरिंग होते हैं। कोई मैथमेटिकल प्रोसीजर में या कैलकुलेशन में वो खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास पाई थी, दूसरी एग्जांपल ई थी आइलर्स कांस्टेंट। क्योंकि ये खुद ब खुद अकर हुआ था, ये कई मैथमेटिकल प्रोसीजर और कैलकुलेशंस का हिस्सा था, नेचुरली था, तो इसलिए इस लोगरिथम को हमने नेचुरल लॉग का नाम दिया, जिसमें हमारी बेस क्या थी? ई। ऐसा लोगरिथम जिसमें बेस ई हो, ई यानी कि एक्सपोनेंशियल भी, आइलर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं, ऐसे को हमने नाम दिया था नेचुरल लॉग। क्लियर है? इसकी बेस एक इररेशनल नंबर है ई 2.7a1828 ये इररेशनल नंबर कैसे है, ये कौन बताएगा? वाई इट इज इररेशनल? शाबाश। हाँ जी बेटा, वाई इट इज इररेशनल? हाँ जी बोलिए रेहान। इनके सर इसमें जो नंबर है ना वो रिपीट नहीं हो रहे रिपीट नहीं हो रहे। कि इसमें नंबर्स बगैर किसी सीक्वेंस के, ऑर्डर के चलते जा रहे हैं, इसीलिए ये क्या है? इररेशनल नंबर है ना। इसको पैक करने का, समेटने का कोई टूल मौजूद नहीं है, इसलिए ये इररेशनल नंबर है। तो देखें कि मैथ का हर एक चैप्टर में सीखा हुआ कंसेप्ट अगले में इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। तो नेचुरल लॉ को नेचुरल क्यों कहा? क्योंकि इसकी जो बेस थी वो नेचुरली अकरिंग एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट था,
जो हमारे प्रोसीजर्स में, कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होता था। ठीक है, आगे देखें नेचुरल लॉ को लिखते कैसे हैं। एल एन, एल रिप्रेजेंट्स लॉग, एन रिप्रेजेंट्स नेचुरल। तो नेचुरल लॉग को कैसे लिख दिया, एल एन। जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हायर क्लासेस में तो हम यूज ही कौन सा लॉग करते हैं, एल एन। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है, जिस तरह पीछे वाले लॉग का, कॉमन लॉग का मतलब था कि बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए, हाउ मेनी टाइम्स दस दिस बेस ई should be raised to get a number, कि ई की पावर कितनी ली जाए कि फलाना फलाना नंबर हासिल हो जाए। जिस तरह नेचुरल कॉमन लॉग में आपने देखा बी रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ए, इसमें भी देखें वही चीज है कि नहीं है। इसमें आपको समझाने के लिए मैंने जान के LOG लिखा, इस दफा उसकी बेस बी की बजाय क्या लिख दी मैंने, ई। क्या लिख दी, ई। हाउ मेनी टाइम्स shall or should E be raised to get this? ये सेम टू सेम नेचुरल लॉ की तरह है, बस इसकी बेस जो है वो बी नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, जिस तरह उधर करते थे, ये वाली इधर आके पावर बन जाती थी, ये उधर चली जाती थी। ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। फिर जब मैं साथ एल एन लिख दूं, अगर मैं साथ एल एन लिख दूं तो इसका मतलब है लॉग विद बेस ई। एल एन का मतलब क्या है, लॉग विद बेस ई। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। एनी क्वेश्चन अभी तक, किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, वेरी गुड। ठीक है, दो चीजें बस सीखी अभी तक, नया तो कुछ भी नहीं है। जो पिछला लॉ का कंसेप्ट था सब कुछ तो वैसा है, बस वहां पर हम बी लिख रहे थे, कभी कुछ लिख रहे थे, कभी कुछ लिख रहे थे। यहां पर हमने बेस की जगह हमेशा क्या लिखना है, ई, एक्सपोनेंशियल। गॉट इट? ठीक है, अभी मैं एंड पर टेबल बनाऊंगा। कॉमन लॉ की बेस जो है वो 10 है स्टैंडर्ड, वो हम देख चुके, और नेचुरल लॉ की बेस क्या है, ई। अभी इनका कंपैरिजन टेबल भी हम देखेंगे। ठीक है, अब ये ई बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। ये देखें जरा, ये मैंने तस्वीरें खुद आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ाने के बाद दिखाई हैं। अगर मैं शुरू में दिखा देता तो हम इसमें फर्क ना कर पाते। ये देखा था कहीं पे? याद करो, चैप्टर नंबर 1 में हमने रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर पढ़ी थी। वहां पर हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट था। क्या था? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मैंने ये मेंशन नहीं किया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब पावर टाइम्स चीज बढ़ रही है। कैसे? पावर टाइम्स। गॉट इट? तो पावर टाइम्स यानी कि एक्सपोनेंशियल, और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा हो तो इसको कहते हैं ग्रोथ, और ये वाला ग्राफ जो है ये नीचे आ रहा है तो इसको क्या कह देंगे, डीके। ये भी हमने लेक्चर के सब चैप्टर के एंड पर बड़ा तफसील से पढ़ना, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि ये नेचुरली अकरिंग फिनोमिनाज हैं। कि कोई अगर बैंक किसी को पैसे देता था तो वो कहता था इतने गुना इतने गुना इतने गुना। ये भी इसी तरह कोई बिजनेस मॉडल है जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, एंड पर हमने देखना है, जब चैप्टर एंड करेंगे ना,
लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आइडिया ये है बेटा कि देयर आर सम नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो खुद ब खुद डिके होते रहते हैं, कम होते रहते हैं, कम होते रहते हैं, कम होते रहते हैं। अगर वो पहले 50 थे तो फिर एक खास वक्त के बाद वो 25 हो जाएंगे, एक खास वक्त के बाद 12.5 हो जाएंगे, फिर एक खास वक्त के बाद 6.25 हो जाएंगे, फिर इस तरह से डिवाइड होते रहेंगे। ये कुदरती तौर पे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो खुद ब खुद कम होते रहते हैं। इसको हाफ लाइफ कहते हैं, और क्योंकि ये कम हो रहे हो तो इसको क्या कहेंगे? डिके। कम होने को क्या कहेंगे? डिके। और बढ़ने को क्या कहेंगे? ग्रोथ। ठीक है, अब आ जाएं जी इधर टेबल पे, स्क्रीन प्लीज। ये फर्क आपने देखना है कॉमन लोग और नेचुरल लोग में। जो हमारा एसएलओ डिमांड करता है कि एक बच्चा डिफरेंशिएट कर सके कि कब कॉमन लोग लेना है, कब नेचुरल लोग लेना है, या कॉमन लोग में क्या है, नेचुरल लोग में क्या है, तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है। इसकी बेस क्या है? ई एक्सपोनेंशियल। कॉमन लोग की बेस क्या है? 10। बाकी रिप्रेजेंटेशन का फर्क है ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, जब आप 9th के लेवल पर होते हैं तो हम कॉमन लोग को प्रेफर करते हैं, जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हम नेचुरल लोग को प्रेफर करते हैं। छोटी मोटी कैलकुलेशन, डे टू डे कैलकुलेशन कॉमन लोग में कर लो, लेकिन कोई हर्ज नहीं है अगर इसमें भी कर लो। जवाब इससे भी आ जाएगा, जवाब उससे भी आ जाएगा। क्यों? दोनों की बैकग्राउंड सेम है कि किसी चीज को उठा के पावर बना दिया, और कितनी पावर बनाएंगे फलानी फलानी चीज बन जाए। बेस की कितनी पावर लें कि एक्स बन जाए या वाई बन जाए, जो भी है। ठीक है, फिर क्योंकि बेस का फर्क है, और अभी मैंने बताया कि नेचुरल नंबर की जो बेस है ई नेचुरल लोगोरिथम की, वो नेचुरली अकरिंग फिनोमिनाज में अपेयर होती रहती है खुद ब खुद। ठीक है जी, इसलिए ये देखो, इसके नेचुरल ग्रोथ, डिके, फिजिक्स और इंजीनियरिंग में इस्तेमालात हैं, और इसके भी इस्तेमालात हैं जहां पर हम किसी स्केल को डिफाइन करेंगे, ये हम सीखेंगे आगे। लेकिन मैंने इसलिए मेंशन किया कि आपके जहन में हो कि थोड़ा सा यूजेस का फर्क है, क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग कांस्टेंट को यूज करता है, और ये बेस 10 इंसान ने बनाई है। ठीक है जी, बनाई ये भी इंसान ने है, लेकिन ये नेचुरली अकर हो रही थी कैलकुलेशन में। 10 तो नेचुरली अकर नहीं ना होता हर दफा। ठीक है, ये बात। बहरहाल इसको टेबल को देखना है आपने, इसको जहन में रखना है कि दोनों में मेन कितना फर्क था, किस चीज का फर्क। ठीक है, अभी तक किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। बॉयज एंड गर्ल्स बातें मत करें। दोनों में रिलेशन, दोनों में रिलेशन ये है कि नेचुरल लोग कॉमन लोग का 2.3 टाइम्स होता है। नेचुरल लोग कॉमन लोग का 2.3 टाइम्स होता है। अगर कॉमन लोग को आप 2.3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? नेचुरल लोग बन जाएगा। ये छोटा सा एक फार्मूला है, कभी वैसे ही कन्वर्जन फैक्टर की जरूरत हो तो नेचुरल लोग को 2.3 से मल्टीप्लाई करोगे, वो क्या बन जाएगा? सॉरी, कॉमन लोग को 2.3 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बन जाएगा? नेचुरल। या नेचुरल लोग ऑफ 10 से डिवाइड कर दो एक्स को, तो वो ये बन जाएगा कॉमन लोग।
ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं कुछ, फिर टेबल की तरफ हमने जाना है। एक टेबल मैंने आप सबको सेंड किया था, मैंने कहा था तमाम बच्चे इसको डाउनलोड करके रखें और ओपन करके रखें लेक्चर के दौरान। ये जी इधर देखें, बच्चों को इधर देखें जी, नेचुरल लॉ की बेस क्या है? ई। अंडरस्टूड है कि इसकी बेस क्या है? ई। क्या प्रोसीजर था? ये इधर आकर एक्सपोनेंट बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट उधर चला जाएगा, ई रेज टू पावर -8 इज इक्वल टू एक्स। सिंपल स्टूडेंट्स, जिस तरह कॉमन लॉ के क्वेश्चन आप हल कर रहे थे कि इज इक्वल के उस पार वाली चीज इधर आके एक्सपोनेंट बन जाएगी, पावर बन जाएगी, और इधर जो आर्गुमेंट था वो इज इक्वल के उस पार चला जाएगा। अब ये कौन बताएगा? ये अभी हमने नोटेशन नहीं देखी, लेट मी चेंज इट अ लिटल। ln of x square is equal to 5, natural log of x square is equal to 5। मैं चाहता हूं कि आप इसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करें। एनीवन? नूर फातिमा बोलिए। सर ई की पावर 2 इज इक्वल एक्स। ये 5 इधर आकर पावर बनेगा और ये एक्स स्क्वेयर उधर जाया करे। आपके याद देखें ना, एल्गोरिथम लिखा हुआ है, उसकी बैकग्राउंड लिखी हुई है कि y इधर x उधर, साइकिल चलता रहेगा। गॉट इट? चलें, ये कैसे करेंगे अब बताएं। वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अभी ऐसे नहीं करनी। अभी आप वैल्यू फाइंड करने पे फोकस ना दें, अभी सिर्फ आप एक्सपोनेंशियल पे फोकस दें कि मैंने इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा। शाबाश मोहम्मद बिन नदीम। अभी वैल्यू फाइंड करने पे फोकस नहीं देना, अभी सिर्फ इसको कन्वर्ट करने पे फोकस दें। शाबाश, यही सवाल हमने सॉल्व करने हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए भी आगे जाके। यस मोहम्मद बिन नदीम बोलिए। सर ई की पावर 8 लॉग ई की पावर 8 और इज इक्वल टू ई 8 माइनस एक्स। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, देखो इसकी बेस क्या है? ई। ये इधर आकर क्या बन गया? पावर बन गई। ये आर्ग्यूमेंट उधर चला गया। अभी ये कन्वर्ट किया है, हम वैल्यू निकालने की बात नहीं कर रहे, अभी तो हमने सिर्फ लॉग को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है जी, तो नेचुरल लॉग को भी कन्वर्ट करना आ गया जी सबको। बॉयज एंड गर्ल्स, तमाम स्टूडेंट्स किसी भी नेचुरल लॉग के एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा, आप सबको फर्क पता चल गया कि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में क्या फर्क है। नेचुरल लॉग को नेचुरल क्यों कहते हैं, ई जो बेस है वो क्या है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो फिर इनका यूज क्या था वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब जब हमने पावर निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए E इक्वल्स टू ई, पावर इक्वल्स टू पावर, माइनस एक्स इधर आकर प्लस हो गया, 8 उधर जाकर माइनस हो गया।
ठीक है जी, गॉट इट, ठीक है। ये पता चल गया e⁻8 कैसे आया। ये चीज इधर आकर पावर बन गई बेस की। जब हम ln लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड है, ये हमने माना हुआ है कि इसकी बेस e है। इसी तरह जब आप सिर्फ LOG लिखते हैं, साथ कुछ नहीं लिखते, तो ये भी माना हुआ है कि इसकी बेस 10 है। e⁻8 इज इक्वल टू e⁻3 - x। बेस इक्वल्स टू बेस, पावर इक्वल्स टू पावर। 8 इज इक्वल टू 3 - x आ गया, x इधर लाया, 8 उधर ले गया, और मैंने इसको सोल्व कर ली। गॉट इट। आगे चलें जी। जी आसिफ जावेद साहब, रेनेसेंस, बोलिए क्वेश्चन, शाबाश, पूछिए बेटा, पूछें पूछें। सर नेचुरल लॉ की समझ नहीं आया, आप दोबारा से बता सकते हैं? क्या बेटा नेचुरल लॉ का कौन सा हिस्सा? सर ये जो अभी आप ये जो अभी मैंने किया है, ठीक है। यस सर। ये देखें, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था लॉग वाला, जो हम 2 दिन में सीख रहे थे कि लॉग और एक्सपोनेंशियल का, लॉग और पावर का क्या ताल्लुक है, वही मैंने इधर लगाया। जब भी बेटा ln लिखा होगा तो अंडरस्टूड है, ये आप सबको पता होगा। अगर नहीं था तो अब पता चल गया कि इसकी बेस क्या है, 3, सॉरी ई, बेस क्या है, ई। क्या तरीकेकार हम सीखते थे, इधर से आती थी वैल्यू और बेस की पावर बन जाती थी। इज इक्वल के इस पावर वाली चीज इधर आके हमेशा पावर बन जाती थी। और ये जो चीज है जिसको हमने आर्ग्यूमेंट का नाम दिया था, ये उस तरफ चली जाएगी। गॉट इट। फिर ये कन्वर्ट हो गया, अब मैंने इसको सोल्व करना था। सोल्व मैं कैसे करूंगा, E इज इक्वल टू E, मुझे पता है ना। तो फिर 8 इज इक्वल टू, ये हम कंपैरिजन टेक्निक इसको कहते हैं कि अगर सब कुछ एक जैसा है तो फिर नीचे वाले नीचे वालों के, ऊपर वाले ऊपर वालों के इक्वल हो गए। तो यहां से मेरे पास आ गया 8 इज इक्वल टू 3 - x। अब आप इस -x को इस तरफ ले आए और इस +8 को दूसरी तरफ ले जाएं, तो थोड़ा सा सोल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, -5। गॉट इट। आगे चलें जी। आगे चलें जी, चलें जी, आगे चलते हैं। कॉमन लॉग यूजिंग टेबल्स। हमारे SLO में टेबल का एग्जैक्ट कहीं भी जिक्र नहीं है। टेबल की मदद से लॉग लेना एक इनिशियल टेक्निक थी जो जॉन नेपियर ने डेवलप की। जॉन नेपियर की जो बेस थी वो 10 नहीं थी बेटा, जॉन नेपियर की बेस डिफरेंट थी। यही वजह है कि जब जॉन नेपियर ने लॉग टेबल डेवलप किए तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगा। कितने साल मैंने बताया, 30 साल अंदाजन। फिर एक दूसरा मैथमेटिशियन था, स्कॉटिश था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। उस मैथमेटिशियन ने क्या किया, जो टेबल जॉन नेपियर को बनाने में कितने साल लगे, तकरीबन 30 साल लगे। हेनरी ब्रिग्स इस मैथमेटिशियन का नाम था।
हेनरी ब्रिग ने क्या किया? हेनरी ब्रिग ने बेस चेंज कर दी, बेस रख दी 10, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमन लॉग। 10 कितना खूबसूरत नंबर है, 10 की पावर लेना भी कितना आसान है। लेकिन अगर एक नंबर हो 2.78 समथिंग, 2 पॉइंट दिस और 2 पॉइंट दैट, इसकी पावर लेना कितना मुश्किल हो जाएगा हाथ से, जिस जमाने में कैलकुलेटर नहीं। तो जो टेबल उसने 30 सालों में बनाए, वही टेबल इसने चंद सालों में बना लिए, और बेस क्या रखी? 10। स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं ना, कि इंसान एक दूसरे की गलतियों से सीखता है। उसने देखा कि इसने इतने बेस मुश्किल रखी है, अगर मैं बेस थोड़ी सी आसान कर दूं और टेबल्स को रीडिफाइन कर दूं तो क्या होगा? तो जो टेबल्स आज लोग पढ़ते हैं, देखते हैं लोग के, वो हेनरी ब्रिग्स ने डेवलप किए हैं, उन्हें हम कॉमन लॉग टेबल कहते हैं। आप सबके पास वो फाइल ओपन है इस वक्त स्टूडेंट्स? मैंने फाइल ग्रुप में शेयर की थी, क्या आप सबके पास अवेलेबल है? वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। तमाम बच्चे वो फाइल खोल लें। अगर किसी बच्चे के पास कोई पुरानी किताब भी मौजूद है पीसीटीवी की या इधर की, तो उसकी भी बैक साइड पे टेबल बने होते हैं। अब टेबल्स का जमाना नहीं है, स्मार्ट वर्क का जमाना है। लेकिन ये टेबल सिर्फ एज अ इंफॉर्मेशन हम सीख लें कि टेबल से भी कैसे पढ़ते। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में एक्सपेक्टेड नहीं है। 4 नंबर के सवाल में टेबल का सवाल नहीं बैठता, ना 8 नंबर। ठीक है, आज के दौर में असेसमेंट का मतलब चेक नहीं करना होता, आपकी इंफॉर्मेशन को नहीं चेक करना होता। असेसमेंट का मतलब है ये चेक करना कि आपको ये स्किल आता है कि नहीं आता, आप इसके यूज करना जानते हैं कि नहीं जानते, या लोगोरिथम की प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, चलें। जब भी टेबल की मदद से आपने लॉग निकालना है, तो 2 चीजें हमेशा आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 2 मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक बगैर टेबल के भी निकल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट को, किसको? ऑफ द लोगरिथम, पॉइंट से पहले वाला हिस्सा, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ये बनता कैसे है? ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द ओरिजिनल नंबर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब देखें बच्चों, ये मेरे पास एक नंबर था 89.25, बोर्ड पे नजरें सबकी 89.25। मुझे कहा जाता है कि इसका लॉग कैलकुलेट करें टेबल की मदद से। तो सबसे पहला काम मेरा कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक मैं कैसे फाइंड करूंगा? हमेशा पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। आज मैंने इसीलिए जानबूझ के शुरू में स्टैंडर्ड फॉर्म का जिक्र किया था। जब भी आपने टेबल की मदद से लॉग निकालना है, तो जो भी आपका नंबर है वो किस में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जब भी टेबल की मदद से लॉग निकालना है तो नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। याद है जी सबको? हमारा पहला एसएलओ साइंटिफिक नोटेशन का था, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। क्लियर? अब जब आपने पॉइंट को मूव करवाया एक डिजिट लेफ्ट पे, तो कितनी पावर आनी चाहिए?
जब पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट पे मूव करवाया तो कितनी पावर आनी चाहिए? शाबाश। ये पॉइंट था, उसको पकड़ा, एक डिजिट लेफ्ट पे मूव करवाया तो कितनी पावर आनी चाहिए? कितनी पावर आनी चाहिए? 10⁻⁻+1। साइंटिफिक नोटेशन में क्या हमने ये सीखा नहीं था कि जब आप पॉइंट को डिस्प्लेस करते हैं लेफ्ट पे तो पावर आती है पॉजिटिव में, जब पॉइंट को डिस्प्लेस करते हैं राइट पे तो पावर आती है नेगेटिव। कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव, जितने डिजिट्स आप इसे मूव करवाते हैं। अब याद रख लें, ये जो पावर आई है +1, ये मेरा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक निकलता कैसे है? जो भी नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो इस कंसेप्ट को देखने के लिए चैप्टर नंबर 2 की पहली वीडियो को प्ले करें। ठीक है, जब आपका नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो जो पावर होगी 10 की वो हमारा क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक। अगर पॉइंट ऑलरेडी अपनी जगह पे मौजूद है, पॉइंट अगर अपनी जगह पे बैठा है ऑलरेडी उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, तो ऐसे में कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना पड़ा। पॉइंट ऑलरेडी अपनी जगह पे बैठा था तो 10 की पावर तो बनेगी नहीं, 0। समझ गए हो? इसी तरह बाज दफा पॉइंट को राइट पे डिस्प्लेस करना पड़ेगा, पावर नेगेटिव आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, इसी कंसेप्ट से हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया।